हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। मतलब इस चैनल पे आपको मिलेगा बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीचर के साथ। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियाई का एग्जाम्पलर सीरीज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था वेरी शॉर्ट आंसर, तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलें शुरू करें, देखो ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक था आपका वेरी शॉर्ट आंसर, है ना। तो 16 देखते हैं क्या बोलता है यहां पर। देखो, वाई डू स्टेबल न्यूक्लियाई नेवर हैव मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखो क्या होता है, जनरली जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ना, ठीक है, उसका न्यूट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, है कि नहीं। ऐसा क्यों? तो मेरी बात को सुनना। प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो वहां पर अगर प्रोटॉन्स है मतलब रिपल्शन है, तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, है ना, हमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है कि नहीं। तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए, ताकि ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स हो और उसको कंपनसेट किया जा सके, है कि नहीं। तो कहीं भी देखना आप, अगर स्टेबल न्यूक्लियाई है तो वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जस्ट टू कंपनसेट द रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर जो मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से आप लोग। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई more number of neutrons required to overcome the repulsion between the protons। ठीक है, तो ये इसका रीजन होगा। सिंपल सी कहानी है ना, ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए ताकि हम जो रिपल्शन होगा प्रोटॉन्स के बीच में उसको कंपनसेट कर पाए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से पढ़ना पहले सवाल को। देखो, कंसिडर अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए विच डिकेज टू अ स्टेबल न्यूक्लियस सी थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, देखो क्या हुआ, पहले आपका न्यूक्लियस ए था, वो डिकेइंग चल रही है उसकी, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट न्यूक्लियस आया, क्या, बी, है ना, और उसके बाद फाइनली किस में डिके हुआ है, सी में, हाँ है ना। तो आपका इनिशियल न्यूक्लियाई ए था, ठीक है, फिर वो आपका डिसइंटीग्रेट हुआ, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट न्यूक्लियस आया था बी, और उसके बाद फाइनली किस में डिके हुआ, सी में डिके हुआ। ठीक है, अब देखो, हियर बी इज एन इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, जैसा कि मैं बोल रहा था आपसे, विच इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। ये जो बी आपका इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है वो भी एक रेडियो एक्टिव है, मतलब उसका भी फर्दर क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिकेइंग होगा, है कि नहीं, और मिलेगा सी। ठीक है, कंसिडरिंग दैट देयर आर एन नॉट एटम्स ऑफ ए इनिशियली, है ना, मतलब ए की डिकेइंग से पहले उसमें कितने न्यूक्लियाई थे, ए न्यूक्लियाई थे, है कि नहीं, एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे ए में, हाँ है ना। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी वर्सेस टाइम, है कि नहीं। हमें यहां पर ग्राफ बनाना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी विथ
टाइम। ठीक है कि नहीं है? चलो अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना, ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, देखो ध्यान से, ध्यान देना आप लोग। ये है आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। ठीक है, यहां पर रख रहा हूं मैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, एक ही बात है। हां, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे लिखते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं? ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, अब देखो मैं पहले ए का बना रहा हूं ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइम। देखो ध्यान से, पहले ये बताओ डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, ए टू बी एंड देन टू सी, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनिशियल में ए में कितने थे आपके नंबर ऑफ एटम्स? एन नॉट थे। हां ठीक है, तो मान लो ये एन नॉट को शो कर रहा है। ठीक है कि नहीं है? अब बताओ ए का डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उसके डिक्रीज होंगे, और तुम बताओ पूरे एटम्स को खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम्स लगेगा ना, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम बताओ जब इसकी डिकेइंग शुरू हुई थी तो क्या उस समय आपका ये न्यूक्लियस बी बना है क्या? नहीं ना, मतलब बी में उस समय कितना न्यूक्लियाई होगा? 0, जब इसमें एन नॉट था, है कि नहीं? अब बताओ जैसे जैसे इसकी डिकेइंग होगी, मतलब ए में नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होगा तो बी का नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, तो ये देखो बी का नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब इंक्रीज होते होते बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो आ सकता है वो आ गया। अब बी का भी फर्दर क्या होना है? डिसइंटीग्रेशन होना है, क्योंकि बी तो आपका इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई था और वो भी एक रेडियो एक्टिव है, तो वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा टू न्यूक्लियस सी। हाँ है ना? ठीक है, तो अब बताओ जितना उसमें आना था आ गया, ये उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को शो कर रहा है मान लो। ठीक है, उसके बाद इसका भी क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। हाँ है ना? ठीक है, मतलब इसके भी न्यूक्लियाई डिक्रीज होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, और यहां पर इसके भी आपको न्यूक्लियस को खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होगा आपका ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स विद वर्सेस टाइम फॉर ए एंड बी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल सा ग्राफ, तो आप लोग इसको ड्रॉ कर लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है, देखो ध्यान से। A piece of wood from the ruins of an ancient building was found to have C14 activity of 12 disintegration per minute per gram। मतलब एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, है कि नहीं? तो उसका जो लकड़ी है वो ऑलमोस्ट डेड है कि नहीं? वो ऑलमोस्ट डेड है आपका, मान लो। ठीक है, ओके, लेकिन उस समय वहां पर जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, भैया एक्टिविटी बोल रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोल रहा है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ डिके, है ना? तो जब वो बहुत पुरानी है ना, तो उस समय उसका एक्टिविटी कितना गिवन है? 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। हाँ है ना? ठीक है कि नहीं है? चलो अब मेरी बात को सुनो आगे। दी कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ द लिविंग वुड इज 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। तो लिविंग वुड का मतलब जब बिल्कुल फ्रेश वुड है उस समय उसकी एक्टिविटी कितनी है? 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। मतलब ये इनिशियल होगा ना आपका एक्टिविटी, तो ये आपका इनिशियल एक्टिविटी है।
और ये बेसिकली मान लो सबसे लास्ट एक्टिविटी है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाउ लॉन्ग एगो डिड द ट्री फ्रॉम विच द वुडन सैंपल केम डाई, है ना? मतलब कितने समय के बाद वो वुड डाई हो जाएगा, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, गिवन हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5760 ईयर्स, ठीक है कि नहीं है? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो, वो ये बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद वो लकड़ी डाई हो जाएगी, है ना? और लकड़ी डाई हो जाएगी का मतलब ये कि कितने टाइम के बाद उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हो जाएगा, है ना? उसका इनिशियल जो आपका डिके रेट है वो कितना है? 16। कितने टाइम के बाद हो जाएगा? 12, क्योंकि इस 12 को हम क्या बोल रहे हैं? फाइनल। जब वो डाई हो जाएगा उस समय जो आपका डिसइंटीग्रेशन रेट होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो इनिशियल में 16 है कि नहीं? और 12 होगा फाइनली में, तो कितना टाइम लगेगा 12 होने में, ये अपन को निकालना है, ठीक है? तो अब मेरी बात को सुनना है, यहां पर कैलकुलेशन भी ध्यान देना आप लोग। देखो, तुम पहले ये बताओ, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस dn बाय dt, है कि नहीं? ठीक है, क्या हम माइनस dn बाय dt को लैम्डा n बोल सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है तो उस समय का जो एक्टिविटी होगा उसको हम इनिशियल एक्टिविटी बोलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं a0 इज इक्वल टू लैम्डा n0, बोल सकता हूं मैं? ये आपका इनिशियल एक्टिविटी होगा कि नहीं होगा, है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जरा इस फॉर्मूले वापस आओ, है ना? ध्यान देना, a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस dn बाय dt, ये फॉर्मूला होता है एक्टिविटी का, ठीक है? अब देखो ध्यान से, माइनस d बाय dt ऑफ, ये जो n होता है ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होता है ना एट एनी इंस्टेंट, ठीक है? तो देखो ध्यान से, n को लिख सकते हैं क्या? n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो, तो यहां पर n0 बाहर, तो ये बताओ माइनस n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा ना, तो ये बताओ a इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस लैम्डा इंटू माइनस n0, लैम्डा n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और आप बताओ इस लैम्डा n0 को हम क्या बोल सकते हैं? a0, है ना? तो आप बताओ हमारा फॉर्मूला क्या बना? यहां पर देखो, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? a इज इक्वल टू a0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, है कि नहीं? ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन निकाला एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट, है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां देखो, ये आपका ए क्या है? एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये ए नॉट क्या है? इनिशियल एक्टिविटी, और लैम्डा आपको मालूम है डिके कांस्टेंट होता है, और ये टी आपका टाइम टेकन। ठीक है, अब जरा सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, मतलब आपका सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा। बस मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, वो मैंने बताया आपको, है ना। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको शुरुआत यहां से करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से आप लोग, ये होगा आपका फॉर्मूला एक्टिविटी का इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ अब मेरी बात को सुनना। उसने बोला कि इनिशियल एक्टिविटी कितनी है? 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, है कि नहीं? ठीक है, मतलब ए नॉट की वैल्यू कितनी है? ए नॉट की वैल्यू है 16, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ यहां पर उसने बोला कितने टाइम के बाद उसकी एक्टिविटी 12 हो जाएगी।
और एक्टिविटी 12 होने का मतलब वो डाई हो गई है, ऐसा ये माना गया है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, तो 16 से 12 कितने टाइम में हो जाएगा वो अपन को निकालना है ना? तो यहां पर मैं पुट करूंगा वैल्यू को, देखो ध्यान से आप लोग पहले ये देखो, देयरफॉर ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 16 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना? अब देखो ध्यान से आप लोग, इसको नीचे करो और ऊपर कर दो, तो ई की पावर लैम्डा टी हो जाएगा ना, इक्वल टू 16/12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ आप लॉग लो, है ना? ध्यान देना, तो लॉग ऑफ ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/3, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर लॉग ऑफ ई की पावर लैम्डा टी इज लैम्डा टी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये आपका log ऑफ 4/3 एज इट इज है कि नहीं? अब ध्यान दो यहां पर आप लोग, तुम ये बताओ एक चीज देख करके, ये t को तो लिखा हमने कितना, 1/λ इंटू लॉग ऑफ 4/3। अब ये बताओ, अगर मुझे t चाहिए तो यहां पर लैम्डा चाहिए मुझे, तो लैम्डा के लिए उसने हाफ लाइफ दिया हुआ है। कितना हाफ लाइफ है? देखो हाफ लाइफ है 5760 ईयर्स। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंस हाफ लाइफ इज 5760 ईयर्स, और तुम बताओ हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, 0.693 अपॉन लैम्डा, ये होगा आपका 5760, है कि नहीं? तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5760 अपॉन 0.693। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 5760 अपॉन 0.693। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 1/λ की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, कहां पर? इसमें, इस वाले में। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, देयरफॉर t इज इक्वल टू 5760 अपॉन 0.693 इंटू लॉग ऑफ 4/3, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपको कैलकुलेट करना है 5760 अपॉन 0.693। ठीक है, ये जो लॉग है ये आपका नेचुरल लॉग है, इसको अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2.303 log of 4/3, ठीक है, टू द बेस 10, है ना? तो आप देखो 5760 अपॉन 0.693 इंटू 2.303, इसको लिख सकते हैं क्या, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3। ठीक है, चलो अब यहां पर log 4 और log 3 की वैल्यू पुट करनी है आपको। log 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 0.301, है ना? तो देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर इधर देखो, t इज इक्वल टू 5760 इंटू 2.303 अपॉन 0.693, और ये हो जाएगा आपके पास, log 4 की वैल्यू होती है 2 इंटू 0.301, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना? और 2 जो आपका 2 का स्क्वायर है, जो पावर है वो पीछे चला जाता है आपका, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, तो log 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 log 2। यहां पर प्रॉपर्टी यूज किया मैंने log का, है ना? log m की पावर n होता है n log m। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर 2 log 2 माइनस log 3। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये डेसिमल रिमूव कर दो, 5760 इंटू 2303 अपॉन 693, यहां पर हो जाएगा आपके पास इंटू 2 इंटू 0.301
-0.4771। log 3 की वैल्यू इतनी होती है। log 2, log 3, log 5 इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली ये यूज होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2391.12 ईयर्स। ठीक है, ये आपका होगा, मतलब इतने सालों के बाद आपका एक्टिविटी 16 से 12 हो जाएगा, मतलब वो जो लकड़ी है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, वो डाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर। ठीक है, देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है ना, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना आप लोग। देखो, आर दी न्यूक्लियॉन्स अ फंडामेंटल पार्टिकल्स? क्या न्यूक्लियॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? हां भाई बिल्कुल होते हैं, है ना। देखो न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, बेसिक पार्टिकल्स होते हैं ना आपके। तो यस, न्यूक्लियॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, और डू दे कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स? ठीक है, वन वे टू फाइंड आउट इज टू प्रॉब अ न्यूक्लियॉन। वन वे टू फाइंड आउट इज टू प्रॉब अ न्यूक्लियॉन जस्ट एज रदरफोर्ड प्रॉब्ड एन एटम। अब इस लैंग्वेज का मतलब समझना। वन वे टू फाइंड आउट इज टू प्रॉब अ न्यूक्लियॉन जस्ट एज रदरफोर्ड प्रॉब्ड एन एटम। तो प्रॉब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोर करना, है कि नहीं। तो सुनो, जैसे रदरफोर्ड ने एटम को लेके एक्सप्लोर किया था, एटम को इन्वेस्टिगेट किया था, ऐसे ही अगर न्यूक्लियॉन को इन्वेस्टिगेट करना है, प्रॉब अ न्यूक्लियॉन, है कि नहीं, तो उसके लिए सुनो, व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इट टू बी एबल टू प्रॉब अ न्यूक्लियॉन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियॉन को अगर इन्वेस्टिगेट करना है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट टू इन्वेस्टिगेट अ न्यूक्लियॉन, जस्ट टू एक्सप्लोर अ न्यूक्लियॉन, जस्ट टू रिजॉल्व अ न्यूक्लियॉन, है कि नहीं। ठीक है, नाउ एज्यूम द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियॉन टू बी अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -15 मीटर। जो न्यूक्लियॉन है उसका डायमीटर कितना माना है, 10 की पावर -15 मीटर माना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, उन सबको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां पर न्यूक्लियॉन का डायमीटर कितना बोला उसने, 10 की पावर -15 मीटर बोला है कि नहीं। देखो ध्यान से सुनो, आप ये बताओ, ये आपका एक न्यूक्लियॉन है मान लो, है कि नहीं। थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, ये देखो, ये आपका न्यूक्लियॉन है, इसका डायमीटर कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। ये इसका डायमीटर यहां तक, ठीक है, ये उसका डायमीटर है, हाँ है ना। ओके, मतलब अगला न्यूक्लियॉन जो होगा वो यहां पर होगा। मतलब ये मान लें क्या हम कि दो न्यूक्लियॉन के बीच में जो एवरेज गैप है वो 10 की पावर -15 मीटर होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जो उसका डायमीटर है वही दो न्यूक्लियॉन के बीच का गैप मान लेते हैं हम लोग, हाँ है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर, है कि नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, सुनना ध्यान से, यहां पर अगर मुझे कोई दो बहुत ही पास पास चीजों को आपको रिजॉल्व करना है ना, तुम ये बताओ, दो न्यूक्लियॉन बहुत करीब करीब में होंगे ना यार, अब उनको रिजॉल्व करना है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो रिजॉल्व करने के लिए जो सिग्नल चाहिए होगा हमें, है कि नहीं, जो वहां पर हमें सिग्नल चाहिए होगा उसकी वेवलेंथ आपका कितना होना चाहिए, उन दोनों के बीच के गैप के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, हाँ है ना। द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स।
मतलब 2 न्यूक्लियॉन्स, दैट इज 10 की पावर माइनस 15 मीटर। हाँ है ना, ठीक है। तो हमें अगर 2 न्यूक्लियॉन को एक्सप्लोर करना है, मतलब उनको रिजॉल्व करना है, भैया मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है कि नहीं, तो मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना होगा, और रिजॉल्व करने के जो सिग्नल चाहिए होगा हमें, उसका वेवलेंथ उनके गैप के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब वेवलेंथ यहां पर लाइव करना चाहिए सिग्नल का 10 की पावर माइनस 15 के बराबर या 10 की पावर माइनस 15 से छोटी वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से। देखो सुनना ध्यान से। टू प्रोब अ न्यूक्लियॉन the wavelength of signal must be less than or equal to 10 to the power minus 15 मीटर, है कि नहीं? ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर मतलब लैम्डा की वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हम इसके बराबर मान लेते हैं, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन। ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से। आप ये बताओ, since lambda is less than equal to 10 की पावर माइनस 15, ठीक है, तो हम यहां पर इक्वल टू लेके काम करते हैं। देखो लैम्डा इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, है ना। और आप बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन का बीम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो एक वेवलेंथ पोजेस करेगा, है ना, और उसका काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो तुम बताओ, लैम्डा को लिख सकते हैं क्या, H अपॉन P, है ना, ठीक है, बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15, है ना। तो यहां से P की वैल्यू बताओ जरा कितना होगा, P की वैल्यू, इसको नीचे करके ऊपर करोगे तो H इंटू 10 की पावर 15 इज इक्वल टू P, ठीक है। अब आप बताओ, देख के ये बताओ, यहां पर जो एनर्जी होगा वो हम लेंगे HC बाय लैम्डा, है कि नहीं, ठीक है। अब आप बताओ, देख के यहां पर ये जो आपका H बाय लैम्डा है, ध्यान देना आप लोग यहां पर, ठीक है। ये देखो H बाय लैम्डा, एक काम करो जरा, एक काम करो, तुम यहीं से देख सकते हो यहां पर। आप बताओ, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P है, तो P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा लिख सकते हो आप लोग, है कि नहीं। क्लियर है आपको यहां पर चीज? देखो ध्यान सुनो, सिंस लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, तो आप बताओ P इक्वल टू कितना होगा, H बाय लैम्डा, हाँ है ना, ठीक है। तो एक काम करेंगे, H बाय लैम्डा को P से रिप्लेस करेंगे यहां पर, तो आप बताओ यहां पर एनर्जी कितना हो जाएगा, P इंटू C हो जाएगा, ठीक। तो ये आपने निकाल लिया है मोमेंटम यहां पर, तो आप बताओ कितना है मोमेंटम यहां पर, H इंटू 10 की पावर 15, और ये क्या है आपका C, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैं H की वैल्यू पुट करूंगा, C की वैल्यू पुट करूंगा मैं, और उसको डिवाइड करूंगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, ताकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, है कि नहीं, ठीक है। आओ जरा देखो यहां से, यहां पर देखो E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका H इंटू 10 की पावर 15 इंटू C, ठीक। अब देखो यहां पर 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये आपका 10 की पावर 15, ये आपका 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। इसको डिवाइड करो
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे ना पूरा, तो ये नियरली बराबर आएगा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है कि नहीं? किस में आएगा? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा नियरली, ठीक है कि नहीं है? और तुम बताओ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? हां, तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के आप न्यूक्लियॉन का इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे, उसको एक्सप्लोर कर पाओगे, उसको रिजॉल्व कर पाओगे आप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसने क्या बोला कि यार न्यूक्लियॉन को अगर एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए सिग्नल चाहिए, वो हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं, है ना? तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? ठीक है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, उसके लिए हमने पहले क्या देखा कि उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, और वेवलेंथ होना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए उनके बीच के सेपरेशन के बराबर या उससे कम, और सेपरेशन होगा डायमीटर के बराबर। तो मैंने लैम्डा ले लिया 10 की पावर -15 और वहां से निकाली मैंने एनर्जी, है कि नहीं? ठीक है, तो यह होता है आपका सिंपल आंसर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। यहां पर देखो ध्यान से, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ध्यान देना आप लोग। अ न्यूक्लियाइड वन, पहला कोई न्यूक्लियाइड है, इज सेड टू बी द मिरर आइसोबार। मिरर आइसोबार, आइसोबार क्या होता है? तो हम कहते हैं कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर ना, है ना, उसे बोलते हैं आइसोबार। आपने क्विक रिवीजन में पढ़ा होगा इस चीज को। ठीक है, चलो, तो अ न्यूक्लियाइड 1 इज सेड टू बी द मिरर आइसोबार ऑफ न्यूक्लियाइड 2। ठीक है, तो न्यूक्लियाइड 2 का आइसोबार है कौन? न्यूक्लियाइड 1। ठीक है, इफ Z1 इक्वल टू N2, ये Z1 इक्वल टू N2 का मतलब Z1 होगा एटॉमिक नंबर ऑफ पहला न्यूक्लियाइड, और N2 होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सेकेंड न्यूक्लियाइड। तो Z शो कर रहा है एटॉमिक नंबर और N शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो देखो Z1 इक्वल टू N2 एंड Z2 इक्वल टू N1, मतलब यहां पर एक्सचेंज है। ठीक है, पहले वाले का जो एटॉमिक नंबर है वो दूसरे वाले का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है कि नहीं? और दूसरे वाले का जो एटॉमिक नंबर है वो पहले वाले न्यूट्रॉन्स के बराबर है ना? ठीक है, तो बोलता है व्हाट न्यूक्लियाइड इज अ मिरर आइसोबार ऑफ 11Na23, मतलब सोडियम का मिरर आइसोबार कौन होगा, है कि नहीं? यह बताना है अपन को। ठीक है, उसके बाद बताना है which nuclide out of the two mirror isobars have greater binding energy and why। ठीक, चलो तो पहले देखते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाइड इसका मिरर आइसोबार होगा। देखो ध्यान से सुनो, देखो आप ये बताओ, देखिए यहां पर Na1123 है, तो तुम बताओ Z1 की वैल्यू कितनी? 11, और यहां पर N1 की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये होगा इनका डिफरेंस। तो 23 - 11 ये कितना होगा? 12। ठीक है, तो तुम बताओ Z1 की वैल्यू 11 और N1 की वैल्यू 12। अब बताओ रिलेशन क्या गिवन है? सिंस Z1 इक्वल टू N2 और Z1 कितना? 11, मतलब N2 कितना हो गया? 11। मतलब जो आइसोबार हम निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे। अब बताओ सिंस Z2 इक्वल टू N1 और N1 कितना निकाला मैंने? 12, मतलब Z2 की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी, है कि नहीं? इसका मतलब जो आपका मिरर आइसोबार होगा उसका एटॉमिक नंबर 12 होना चाहिए
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11 होना चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट होगा? ठीक है, तो आप बताओ। देयरफॉर मिरर आइसोबार इज मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर कितना? ठीक है, 12। और तुम इस 12 में ये 11 ऐड कर दोगे तो मास नंबर मिल जाएगा ना। तो 12 और 11 कितना होगा? 23 है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं इसका भी मास नंबर 23 है और इसका मास नंबर भी 23 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये आइसोबार हुए ना, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर अपन को मिल गया कि कौन होगा मिरर आइसोबार, तो वो होगा आपका मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। यहां पर उसने बोला विच न्यूक्लियाइड आउट ऑफ द 2 मिरर आइसोबार्स हैव ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाई, है ना? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर सोडियम और मैग्नीशियम में किसका ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा? तो आंसर इज कि मैग्नीशियम का ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, है कि नहीं? मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, है ना? जब भी कोई बोले कि यार कंपैरिजन करो कि इन दोनों में से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप देखना कि किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन में है ना? जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ, जिस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन में होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? तो तुम ये बताओ इन दोनों में आपका इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें है? मैग्नीशियम में है ना, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो ध्यान सुनो, हम यहां पर बोलेंगे सिंस Mg12 have even number of protons, therefore it have more binding energy. It have more binding energy. Is it clear? तो ये बेटा आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अपने अंदर कॉन्सेप्ट बना लो कि अगर कोई कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है किसमें कम है, तो जिसमें इवन नंबर होगा ना आपका, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो यहां पर अपना खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसी के साथ अपना ओवर होता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपल जाना है magnetbrains.com पे, है ना? वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है? फिर आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है और उस सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन आपको देखना है, एग्जाम्पलर देखना है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, कौन सी कैटेगरी देखनी है आपको, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर आपको दिख रहा है कि फिजिक्स एग्जाम्पलर है ना? उसमें आपने क्लिक किया वॉच नाउ। जैसे क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पलर के सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे आपके पास, है ना? तो जैसे ही आप चैप्टर्स को क्लिक करेंगे जो आपको पढ़ना है, आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल आपका। एंड एक और बात आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है ना? तो जहां पर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो, है ना, उनको जो हिंदी मीडियम में हो, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, उनको कहें कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए, है ना? ठीक है। एंड लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।